आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। मैं हूं नगमा। शुरुआत करते हैं पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध से, जिसका आज 15वां दिन है और अमेरिका हर दिन के साथ ईरान को तबाह करने का दावा कर रहा है। आज भी खबर आई है कि अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के समंदर में स्थित खार्ग आइलैंड पर हमला किया है और दूसरी तरफ ईरान भी पलटवार में पीछे नहीं हट रहा। वो पहले दिन जैसा आक्रामक बना हुआ है और अमेरिका के उन सभी बेस पर लगातार हमले कर रहा है जहां से उस पर हमले किए जा रहे हैं, फिर चाहे ये बेस बगदाद में हो या दुबई में। इन सब के बीच ईरान अपने हथियारों की ताकत भी दिखा रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है कि ईरान अभी भी बिल्कुल नहीं आसान। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बारूदी खाई और गहरी होती जा रही है। दोनों तरफ से हमले जारी हैं, लेकिन अब तक इस जंग का कोई अंजाम नहीं निकला है। अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने ईरान की लीडरशिप और सैन्य शक्ति को खत्म कर दिया, लेकिन ईरान अमेरिका इजराइल के हर हमले का करारा जवाब दे रहा है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। हाल ही में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने ईरान के खार्ग आइलैंड में मौजूद सैन्य ठिकानों पर भारी बमबारी की। ट्रंप ने दावा किया कि इस हमले से ईरान के सैन्य ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए हैं। हमलों के बाद ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा, कुछ देर पहले सेंट्रल कमांड ने मिडिल ईस्ट के इतिहास में सबसे शक्तिशाली बमबारी हमलों में से एक को अंजाम दिया है। We had to end the nuclear threat in the Middle East and throughout the world, and we will have done that. Mr. President, still expect unconditional surrender, and what does that mean? Well, to me, it means very simply that we are in a position of dominance that nobody's ever seen before. And whether or not they're able to say the words, or whether or not they're able to even fight, their Navy is gone, their Air Force is gone, most of their military is gone, their big threat is gone in every way. They have no radar, they have no anti-aircraft weapons, for the most part weapons, and for indefinitely they have no way of determining what they go. एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति इन हमलों को ट्रंप कार्ड बता रहे थे, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी तुरंत करारा जवाब दिया। IRGC ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर जोरदार हमला किया। 3000 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागकर अमेरिकी अधिकारियों को चौंका दिया। IRGC के कमांडर मेजर जनरल सैयद माजिद मौसवी ने दावा किया कि 30 सुपर हैवी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, जिससे एरोस्पेस मॉनिटरिंग सिस्टम नष्ट हो गए हैं। ये तस्वीरें बगदाद में अमेरिकी दूतावास की हैं, जहां ईरानी हमलों के बाद तबाही के निशान दिखे। धुआं और आग उठता दिखाई दिया। इराकी सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि बगदाद में अमेरिकी दूतावास के अंदर एक हेलीपैड पर मिसाइल से हमला हुआ। बड़ी बात यह है कि ये दूतावास दुनिया की सबसे बड़ी अमेरिकी राजनयिक सुविधाओं में से एक है, जिसे ईरान समर्थित मिलिशिया बार बार निशाना बनाता रहा है। तस्वीरें बता रही हैं कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान और ज्यादा घातक हो गया है, लगातार अपने दुश्मनों पर चौतरफा प्रहार कर रहा है। इस बीच ईरान की ओर से एक अंडरग्राउंड ड्रोन सिटी की वीडियो जारी की गई है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। पाताल लोक में ईरान की इस ड्रोन सिटी देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जंग अभी लंबी चलने वाली है, जिसकी तैयारी ईरान ने कर ली है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि ईरान की इस ड्रोन सिटी में हजारों ड्रोन हमले के लिए तैयार हैं, जिससे ईरान अब तक अमेरिकी बेस और इजराइल पर धमाके करता आया है। ईरान के निशाने पर दुबई भी है। लगातार ईरान यहां हमले कर रहा है। अब तक दुनिया को लगता था कि दुबई सबसे सुरक्षित जगह है, लेकिन अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी होने की वजह से दुबई लगातार ईरान के निशाने पर है।
पहले ही ईरान दुबई के होटल और लग्जरी बिल्डिंग्स को निशाना बना चुका है। अब खबर है कि दुबई के फाइनेंशियल हब में से एक बिल्डिंग पर ईरान ने 24 घंटे में 2 बार हमला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और ईरान ने ये खुला ऐलान कर दिया है कि अब वो समंदर में अपनी सबसे घातक फोर्स उतारेगा, जिनका प्राइम टारगेट होंगे अमेरिकी सैन्य बेस और इजरायली ठिकाने। इन आत्मघाती जहाज घातक ड्रोन से लैस होंगे, यानी कि ईरान युद्ध के 15वें दिन एक और घातक और मारक सैन्य क्षमता के साथ मैदान में उतरने वाला है। ईरान ने अपने बारूदी प्लान का भी ऐलान किया है। और क्या अब ये माना जा सकता है कि ईरान ना तो झुकेगा और ना ही रुकेगा? साथ ही ट्रंप की धमकियों का भी ईरान पर कोई असर नहीं होगा। क्या अमेरिका इजराइल पर सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहा है ईरान? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा बनाए रखने के लिए ईरान ने बनाया है बारूदी प्लान? क्या मिडिल ईस्ट के बाद समुद्र में भी अमेरिका से बदला लेगा ईरान? सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। इस अमेरिकी टैंकर को ईरान ने निशाना बनाया है और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले भी कई अमेरिकी टैंकर ईरान के हमले का शिकार हुए हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर ईरान इन टैंकर्स को निशाना कैसे बना रहा है? इन टैंकर पर किस हथियार से हमला कर रहा है? कैसे समुद्र के बीचों बीच बारूदी तबाही मचा रहा है? इन सब सवालों का जवाब है ये तस्वीर, जो बताने के लिए काफी है कि ईरान और यूएस इजराइल के बीच जंग अभी जारी रहने वाली है। पाताल लोक में ईरान की इस अंडरग्राउंड यूएवी सिटी को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। ईरानी सेना की ओर से जारी इस वीडियो में नौसैनिक ड्रोन, एंटी शिप मिसाइलें और समुद्री खदानों से भरी लंबी सुरंगें दिखाई दे रही है। फुटेज में कुछ हथियारों को दागते हुए भी दिखाया गया है। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि ये रिकॉर्डिंग कब की गई थी। एक तस्वीर में सुरंग भी दिखाई दे रही है, जिसमें आयतुल्लाह अली खामनेई के फोटो के नीचे एक नौसैनिक ड्रोन दिखाई दे रहा है। ईरान की सेना पहले ही ऐलान कर चुकी है कि उसके पास आत्मघाती ड्रोन नौकाओं का एक बड़ा जखीरा है, जिन्हें अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात किया जा रहा है। ईरानी नौसेना के ये यूएवी फारस की खाड़ी में पहले ही 2 तेल टैंकरों पर हमला कर चुके हैं। ये जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईरान ने इन्हें निशाना बनाकर हमला कर दिया। ये छोटे यूएवी पानी की सतह या फिर ठीक नीचे चलते हैं। इनमें विस्फोटक होते हैं और ये टकराते ही फट जाते हैं। खास बात यह है कि इन्हें ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है। यही वजह है कि अमेरिका की नौसेना के लिए ये छोटे यूएवी बड़ी परेशानी का सबब बन गए हैं। 1 मार्च को ही एमकेडी व्योम नामक एक कच्चे तेल के टैंकर पर हमला हुआ था। ओमान के तट से 44 समुद्री मील दूर इस हमले को अंजाम दिया गया था। दावा किया गया था कि एक यूएवी ने जहाज पर हमला किया, जिससे इंजन रूम में विस्फोट हुआ और फिर आग लग गई। कुछ दिनों बाद बहामास के झंडे वाले कच्चे तेल के टैंकर सोनांगोल नामीबे पर भी इसी तरह का हमला हुआ। ये हमला इराक के खोर अल जुबैर बंदरगाह के पास हुआ था। साफ है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल जमाए रखने के लिए फिदायीन बोट का जखीरा तैयार कर रखा है, जिससे वो न केवल हमले कर रहा है बल्कि हॉर्मुज से निकलने वाले जहाजों को चेतावनी भी दे दी है। अब हालात ये है कि इस रूट पर यातायात लगभग ठप है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया तेल संकट का सामना कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ईरान ने गेम ऑफ थ्रोन्स की ऐसी लहर इजरायल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जारी की है, जिससे निपटना अब अमेरिका के बस में नहीं लगता। लिहाजा ये माना जा रहा है कि इस जंग में ज़ेलेंस्की की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि जिस शाहिद ड्रोन से ईरान, अमेरिका और इजरायल की मुसीबत बना हुआ है, उसी शाहिद ड्रोन से यूक्रेन बीते 4 साल से लड़ रहा है और ज़ेलेंस्की ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है
कि वो इस ड्रोन को आसानी से मात दे रहा है। अब यही तकनीक ईरान की मुसीबत बढ़ाने वाली है। ईरान वर्सेस अमेरिका, युद्ध में अब ज़ेलेंस्की की एंट्री। ज़ेलेंस्की की तकनीक से ईरान को हराएगा अमेरिका। ईरानी ड्रोन ने बढ़ा दी ट्रंप नेतन्याहू की टेंशन। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल बीते 15 दिनों से नॉन स्टॉप अंदाज में लड़ रहे हैं, लेकिन ईरान के सुपरस्टार यानी शाहिद ड्रोन से निपट पाना दोनों देशों के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन साबित हो रहा है। ईरान में डिजाइन किया गया शाहिद 136 ड्रोन युद्ध क्षेत्र का सबसे मारक और भीषण हथियार बन चुका है। शाहिद 136 ड्रोन बिना चेतावनी के चुपचाप अपने टारगेट के पास तक पहुंचता है और करता है भीषण धमाका। ईरान का सबसे सस्ता और सबसे मारक हथियार शाहिद ड्रोन ईरान के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। ये ड्रोन युद्ध में अमेरिका और इजराइल की तमाम रणनीतियों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर रहा है। जब अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू किए गए, तब से लेकर अब तक शाहिद 136 ड्रोन ने पूरे पश्चिम एशिया के 12 देशों में तबाही मचा दी है। जो ट्रंप ईरान की भारी तबाही के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वो ईरानी ड्रोन से बचने के लिए अब ज़ेलेंस्की से मदद मांग रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खुद इस बात का खुलासा किया है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि ट्रंप ईरान के शाहिद ड्रोन से निपटने का हमारा अनुभव चाहते हैं। यूक्रेन ने पिछले 3-4 सालों में ये तो जरूर सीख लिया है कि इन सस्ते ड्रोन्स को किस तरह से निगोशिएट किया जाए, किस तरह से इनकी जो मारक क्षमता है उसको कम किया जाए। और जो एक स्वार्मिंग की बात हो रही है, यानी कि ये झुंड में ड्रोन्स का जो हमला हो रहा है, उसको भी यूक्रेन ने बड़ी संख्या में बर्दाश्त किया था और आज भी कर रहा है। अपने इसी अनुभव को वो अमेरिका के साथ साझा करना चाहते हैं। दरअसल रूस ने बीते 4 सालों में यूक्रेन पर हजारों शाहिद ड्रोन से हमला किया है। अब ईरान भी अमेरिका इजराइल पर ऐसे ही ड्रोन से हमला कर रहा है। यूक्रेन ने ड्रोन हमले नाकाम करने की सस्ती तकनीक विकसित की है। 1 लाख रुपए के सस्ते इंटरसेप्टर ड्रोन बनाए हैं जो शाहिद ड्रोन को मार गिराते हैं। अभी ईरान के ड्रोन हमलों को लेकर अमेरिकी सेना बहुत परेशान है। अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि हमने 90% शाहिद ड्रोन मार गिराए हैं, लेकिन इतने हमले हो रहे हैं कि कुछ ड्रोन बच निकलते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। ईरान के पास करीब 80,000 खतरनाक शाहिद ड्रोन हैं। इनकी स्पीड 200 किलोमीटर और रेंज 2000 किलोमीटर तक है, यानी पूरे पश्चिम एशिया और इजराइल तक वो हमले कर सकता है। ईरान के शाहिद ड्रोन की कीमत 18 से 20 लाख रुपए है, जबकि ऐसे ड्रोन रोकने में अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि पैट्रियट जैसी एक अमेरिकी मिसाइल की कीमत 30-35 करोड़ रुपए है। मतलब 18 लाख के ड्रोन गिराने में अमेरिका को 35 करोड़ खर्च करने पड़ रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के अगर 1000 ड्रोन भी गिराए तो उसे 35,000 करोड़ रुपए फूंकने पड़े, और ईरान के पास हजारों ड्रोन हैं और हर महीने 1000 ड्रोन बना भी लेता है। यानी ट्रंप भले ही असीमित ताकत का दावा करें, लेकिन ड्रोन को रोकना महंगा पड़ रहा है। ईरान ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है शाहिद ड्रोन्स का जबरदस्त उपयोग कर। शाहिद ड्रोन्स का इस्तेमाल इस पूरे युद्ध को अमेरिका के पक्ष से हटा करके कुछ टिल्ट करता है ईरान की तरफ। हालांकि अमेरिका की ताकत बहुत ज्यादा है, इजराइल की बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी शाहिद ड्रोन और उनकी कम कीमत, उनकी जबरदस्त प्रोडक्शन लाइन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ईरान अभी भी इस युद्ध में सस्टेन कर रहा है। ऐसे हालात में अब अमेरिका यूक्रेन से मदद मांग रहा है, और यूक्रेन ने भी विशेषज्ञों की एक टीम अमेरिका भेजने का फैसला किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईरान के ड्रोन हमलों ने अमेरिका और उसके सहयोगियों की चिंता बढ़ा दी है। जंग को खत्म करने की उम्मीद जल्दी पूरी होती नहीं दिख रही है। युद्ध का 15वां दिन चल रहा है। हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि आगे ये संघर्ष किस दिशा में जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और अमेरिका ने ईरान की टॉप लीडरशिप के खिलाफ इनाम का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने पूरे $1 करोड़ का इनाम जारी किया है। ट्रंप के निशाने पर कौन कौन है? सबसे पहले देखते हैं कि मुज्तबा खमेनेई का नाम है, जो कि अपने पिता की जगह ईरान के सुप्रीम लीडर बने हैं। उसके बाद इस्माइल खातिब खुफिया सुरक्षा मंत्री हैं ईरान के। और तीसरे नंबर पे हैं अली असगर हेजाजी। अली असगर हेजाजी डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं। और उनके बाद टारगेट पे हैं अली लारिजानी, जो कि चीफ सिक्योरिटी अफसर हैं और लगातार अमेरिका के खिलाफ बयान दे रहे हैं। यहिया रहीम सफवी, मुज्तबा के सैन्य सलाहकार, ये भी अमेरिका के टारगेट पर हैं। और इस्कंदर मोमेनी, जो कि ईरान के गृह मंत्री हैं, वो भी ट्रंप के निशाने पर हैं। इन सब पर $1 करोड़ का इनाम रखा गया है। युद्ध के 15 दिन बाद भी अमेरिका के पास ईरान पे बहुत ठोस कुछ भी कहने को नजर नहीं आ रहा। वो अपनी कामयाबी के बारे में जगह जगह ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन उससे क्या ईरान झुक गया? क्या ईरान ने सरेंडर कर दिया या फिर अभी ईरान युद्ध चलेगा? इस पर ट्रंप का कोई भी पुख्ता बयान नहीं है। ऐसे में एक बार फिर से ट्रंप को लेकर रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि अभी ईरान में सत्ता गिराने के करीब वो नहीं पहुंच पाए हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ईरान में सत्ता अब तक सुरक्षित है? क्या माना जाए कि ईरान पर ट्रंप का गणित वाकई उलट पड़ गया? क्या ईरान में अमेरिका बुरी तरह से फंस गया है? We take them out, or we can take them out by this afternoon. In fact, within an hour. No radar. Their leaders are gone. Do a lot worse. They literally would never be able to build that country back. We take them out, or we can take them out by this afternoon. In fact, within an hour, they literally would never be able to build that country back. जितने दिन उतने तरह के ट्रंप के बयान। And we could do a lot worse. They literally would never be able to build that country back. हर बयान अपने आप में कुछ नई कहानी कहता है, लेकिन वो नई कहानी ईरान को कहीं से भी कमजोर करती दिखाई नहीं पड़ रही है। Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. But we won. ऐसे में सवालों के बड़े बवंडर भी ट्रंप के युद्ध पर लिए गए फैसलों पर घुमड़ रहे हैं। इसके पीछे है ईरान से युद्ध पर अमेरिका की अब तक आई तमाम सारी रिपोर्ट्स। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से ताजा रिपोर्ट का जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ईरान से युद्ध पर ट्रंप सरकार फंस गई है और युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता बहुत कठिन है और ट्रंप की टीम परिणाम को प्रभावित करने की कोशिश में जुटी है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अधिकारी और सलाहकार ट्रंप को चेतावनी दे रहे हैं कि तेजी से बढ़ती गैसोलीन की कीमतें अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमलों से राजनीतिक नुकसान पहुंचा सकती हैं। रॉयटर्स के हवाले से ही आई एक और रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान में सरकार गिरने की अभी स्थिति नहीं बनी है। अभी भी जनता पर सरकार का पूरा कंट्रोल है और ईरान में कट्टरपंथी नेताओं के सत्ता में बने रहने तक युद्ध का रास्ता आसान बिल्कुल भी नहीं है। युद्ध शुरू होने से पहले भी अमेरिका की एक इंटरनल कमेटी ने युद्ध नहीं लड़ने की सलाह दी थी। कमेटी ने कहा था, अमेरिका युद्ध को पलट नहीं पाएगा, अभी अमेरिका ऐसी स्थिति में नहीं है। ये सारी रिपोर्ट्स अब ट्रंप के फैसले को लेकर डरा रही हैं, क्योंकि अमेरिका ने 3 से 4 दिन में युद्ध खत्म करने की उम्मीद जताई थी, लेकिन हर नए दिन के साथ युद्ध और भीषण मोड़ पर पहुंच जाता है। ऐसे में क्या माना जाए? क्या वाकई ट्रंप ईरान की चक्रव्यूह में फंस गए हैं? युद्ध में कूदने का उनका फैसला क्या वाकई भारी पड़ रहा है, या फिर ये ट्रंप की ही कोई नीति है? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस युद्ध में अमेरिका ने जैसे अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मकसद है ईरान को हराना, लेकिन ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं और ना वो हार रहा है। लगातार जवाबी हमले कर रहा है और अमेरिका अपने हमले और तेज कर रहा है। सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है और खास युद्धपोत उतार रहा है, लेकिन लगता है अमेरिका के लिए ईरान नहीं है आसान। विशाल नौसैनिक बेड़ा, शक्तिशाली हवाई हमले, सैनिकों की भारी संख्या, युद्ध पर भारी खर्च,
ईरान को झुकाने के लिए अमेरिका ने ये सारी ताकत इस जंग में झोंक डाली है, लेकिन फिर भी अमेरिका की मनमानी नहीं हो पा रही, क्योंकि ईरान की अकड़ अमेरिका के सामने बरकरार है। ट्रंप की बयानबाजी और सामने आते परिणाम आपस में मेल नहीं खा रहे। अमेरिका कह काफी कुछ रहा है, ताकत भी पूरी लगा रहा है, लेकिन ईरान उसके हाथ नहीं आ रहा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ विशाल नौसैनिक बेड़ा उतार डाला है। अमेरिका के 2 विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात किए गए हैं, और अब अमेरिका यूएसएस त्रिपोली भी हॉर्मुज के नजदीक ईरान की ओर बढ़ा रहा है। साथ ही अमेरिका ने करीब 2500 मरीन सैनिक भी पश्चिम एशिया की तरफ भेजे हैं। यही नहीं, हवाई हमलों के मामले में भी अमेरिका ईरान को अपनी पूरी ताकत दिखा रहा है। 120 से ज्यादा लड़ाकू विमान, जिनमें F-35 स्टील्थ फाइटर्स, F-22 एयर सुपीरियरिटी जेट्स और B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स शामिल हैं। 2003 के इराक युद्ध के बाद से अमेरिकी वायुसेना की ये सबसे बड़ी तैनाती है। इस युद्ध में अमेरिकी सैनिकों की कुल संख्या भी 50,000 के पार पहुंच गई है। अतिरिक्त सैनिक भी अब भेजे जाने की बात सामने आ रही है। अमेरिका इस युद्ध पर लगभग $900 मिलियन यानी करीब 7,500 करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च कर रहा है, जो कि एक बड़ी रकम है। इन सभी पहलुओं को देखते हुए ये साफ है कि अमेरिका ने हर तरफ से अपनी पूरी ताकत ईरान को झुकाने के लिए लगा दी है, लेकिन बावजूद इसके ईरान दबने को तैयार नहीं है, बल्कि उसके बयान और हमले और भी खतरनाक होते जा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त खबर आ रही है कि ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका युद्ध के पीछे बड़ी खबर है कि ईरान ने यूएई के निवासियों से अमेरिकी सैन्य इलाकों को खाली करने का आग्रह किया है। साथ ही ईरानी सेना ने यूएई के निवासियों को पोर्ट्स और डॉक्स को खाली करने के लिए कहा है। ईरान की सेना के इस निर्देश से साफ है कि अब ईरान यूएई के अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी में है, क्योंकि तमाम आम लोगों को इन इलाकों को खाली करने के लिए कहा गया है ईरान की सेना की तरफ से। यूएई के निवासियों को ईरान का निर्देश है कि वो तमाम पोर्ट्स और डॉक्स को खाली करें। यूएई के निवासियों को ईरान की सेना की तरफ से ये निर्देश आया है कि तमाम निवासी जो हैं उन इलाकों से हटें जहां पर अमेरिकी बेस है, और इसका मतलब ये साफ है कि यहां पर यूएई पे एक बार फिर से ईरान के हमले की तैयारी है। और इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक, वापस लौटते हैं युद्ध से जुड़ी और खबरों के साथ। और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर की जानकारी दे दें। अमेरिका के ईरान पर लगातार हमलों के बाद ईरान झुकने को तैयार नहीं है। उसने एक और धमकी दे दी है। ईरान ने साफ कहा है कि युद्ध कब खत्म होगा ये हम तय करेंगे। युद्ध का अंत हमारे हाथों में है। ईरानी मिलिट्री कमांडर मेजर जनरल मोहसिन रजाई का ये बयान आया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर युद्ध खत्म करना है तो कुछ शर्तें हैं, उनमें से जो भी नुकसान हुआ है अमेरिका उसकी भरपाई करे। साथ ही अमेरिका फारस की खाड़ी खाली करे। ईरान ने कहा कि ये 2 शर्तें हैं, तभी युद्ध खत्म होगा। जारी युद्ध और तेल गैस संकट के बीच भारत को एक और राहत मिली है। ईरान ने साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। पश्चिम एशिया में संकट के कारण एलपीजी की कमी का सामना कर रहे भारत के लिए ये एक बड़ी राहत की खबर है। भारत के 2 शिप शिवालिक और नंदा देवी ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया है और दोनों जहाजों पर भारी मात्रा में कच्चा तेल और गैस लदी हुई है, जो जल्द ही भारत पहुंच जाएगी। शिवालिक पर करीब 40,000 मेट्रिक टन गैस और नंदा पर भी भारी मात्रा में गैस लोड की हुई है।
भारत में तेल और गैस की संभावित किल्लत के बीच तेहरान से आई ये खबर भारत के लिए राहत लेकर आई। दिल्ली में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतेहली ने साफ कर दिया कि भारत हमारा मित्र देश है। भारत और ईरान के क्षेत्रीय हित समान हैं। The negotiation with the United States and ईरानी राजदूत मोहम्मद फतेहली ने यह भी कहा कि युद्ध के बाद के कठिन हालात में भी भारत सरकार ने कई क्षेत्रों में ईरान की मदद की है। इस बयान के कुछ ही समय बाद ये खबर सामने आई कि ईरान ने भारत के 2 गैस टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी है। यानी हॉर्मुज में जहां दुनिया के जहाज अटके हैं, वहीं भारत के जहाज आगे बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ समुद्री आवाजाही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की कूटनीति की जीत है। ईरान के राजदूत ने भारत में ये कहा कि भारत और ईरान एक दूसरे के दोस्त हैं। हमारे डीप रूटेड डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, हमारे कॉमन इंटरेस्ट है। शायद उसका इशारा रहा होगा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की तरफ, और हम भारत को वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ अलाइंड यानी कि उनके से मिला हुआ नहीं मानते या उनके खेमे में नहीं मानते। अगर ऐसा हुआ होता तो भारत ने भी अपने यहाँ अमेरिका को भेज दिया होता, जो उसने नहीं दिया। यानी मैं समझता हूँ कि यह भारत की एक कूटनीतिक जीत है। जब तनाव, ड्रोन और मिसाइलों के बीच वैश्विक सप्लाई चेन ठहर सी गई है, तब भारतीय झंडे वाले टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित निकल रहे हैं। ये भारत की उस ताकत को बताता है कि भारत ने शोर नहीं बल्कि संतुलन चुना। भारत तमाम धमकियों के बीच संवाद के रास्ते पर आगे बढ़ा। हॉर्मुज स्ट्रेट पर बाकी दुनिया फंसी हुई है। वहां भारत ने भरोसे का गलियारा बनाया और पुराने रिश्तों, समय पर बातचीत और शांत कूटनीति के दम पर हॉर्मुज की लहरों पर आगे बढ़ते भारतीय जहाज ये संदेश दे रहे हैं कि आज की दुनिया में ताकत सिर्फ हथियार नहीं, विश्वास भी होता है। विदेश नीति के जानकार मानते हैं कि यह कदम भारत ईरान के ऐतिहासिक और भरोसेमंद रिश्तों को दर्शाता है। हमारे 25 वो टैंकर जिनके अंदर गैस थी, शायद उनमें से 3 को अलाउ कर दिया गया है, जबकि बाकी कितने सैकड़ों जहाज जो है वो फंसे पड़े हैं पर्शियन गल्फ में भी और गल्फ ऑफ ओमान में भी। उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास नहीं होने दिया जा रहा है। हिंदुस्तान के इन जहाज़ों का वहाँ से आना हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी बात तो है ही कि हमारे यहाँ सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने से बच जाएगी, मगर ये हिंदुस्तान की ताकत को पूरी दुनिया में एस्टेब्लिश भी करता है कि दिस इज द कंट्री विद डिस्टिंक्शन, जिसके अपोजिट पार्टीज के साथ में भी फ्रेंडली रिलेशंस हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय जहाजों के सेफ पैसेज मिलना भी प्रधानमंत्री मोदी की पहल के बाद संभव हो सका है। उन्होंने 12 मार्च को ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की थी। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ये पहली बार शीर्ष स्तर पर हुआ संपर्क था। इस बातचीत के जरिए प्रधानमंत्री मोदी का ईरान को संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। भारत ईरान का दुश्मन नहीं बल्कि मित्र है। भारत ईरान की तकलीफ को समझता है। प्रधानमंत्री ने भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी बातचीत की थी और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी। ये संदेश भी बिल्कुल स्पष्ट था कि भारत केवल एक ही खेमे में है और वो खेमा है शांति का। इसी बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस लाने वाले जहाजों और चाल कदल की सुरक्षा को लेकर भी अपनी बात स्पष्ट कर दी थी। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ईरान के विदेश मंत्री से 28 फरवरी, 5 मार्च, 10 मार्च और 12 मार्च को टेलीफोन पर बात की थी। इस दौरान भी भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षा को लेकर ठोस बातचीत हुई थी। जहां एक और अमेरिका, इजराइल और यूरोप के मालवाहक जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से नहीं निकल पा रहे हैं, वहीं भारतीय जहाज सफलतापूर्वक वहां से निकल रहे हैं। ऐसे में भारत के जहाजों का सुरक्षित हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलना सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो पूरी दुनिया में ऐसे कई देश हैं इस वक्त युद्ध की आग में झुलस रहे हैं, लेकिन अब युद्ध के नए मोर्चे खुलने के आसार हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है किम जोंग उन का।
क्योंकि उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलों के एक जखीरे की टेस्टिंग की है और ताइवान और जापान के करीब चीन की एंट्री युद्ध के नए मुहाने की तरफ इशारा कर रही है। इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी एक अघोषित युद्ध लड़ रहे हैं, तो क्या अब दुनिया के हर कोने में एक जंग लड़ी जाएगी? पूरी दुनिया में उथल पुथल जारी है। एक दो नहीं बल्कि पूरी दुनिया में 6 वॉर फ्रंट खुल गए हैं। अमेरिका और ईरान की जंग ने पूरी दुनिया को तेल के लिए संकट के मुहाने पर खड़ा कर दिया। वहीं अब दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में नए वॉर जोन एक्टिव होने का संकट भी मंडराने लगा है, क्योंकि लगातार मिसाइल टेस्ट की खबरों में रहने वाले किम जोंग उन ने इस बार एक साथ एक दो नहीं बल्कि 10 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किए हैं। किम की मिसाइल धमाकों की गूंज से आसपास का इलाका दहल गया और इसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई देने लगी। मिसाइलों की टेस्टिंग ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है। यह अभ्यास 9 मार्च से 19 मार्च 2026 तक होना है, लेकिन उत्तर कोरिया लंबे समय से इन्हें अपने खिलाफ हमले की रिहर्सल कहता आया है। किम का मिसाइल टेस्ट युद्ध का नया मोर्चा है। एक साथ 10 मिसाइल टेस्ट के क्या मायने हैं? उत्तर कोरिया ने हाल ही में ईरान पर अमेरिका के हमले की भी कड़ी आलोचना की है। प्योंगयांग ने इस कार्यवाही को अमेरिका का बेशर्म कदम बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी निंदा की। इसलिए किम के इस मिसाइल टेस्ट को युद्ध का नया मोर्चा भी कहा जा रहा है। जापान और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालयों ने इस भारी मिसाइल परीक्षण की पुष्टि की है। दक्षिण कोरियाई सेना के मुताबिक ये मिसाइलें प्योंगयांग इलाके से दागी गई और करीब 350 किलोमीटर का सफर तय करके समुद्र में जा गिरी। हड़कंप इसलिए भी मचा है क्योंकि ये मिसाइलें जापान सागर की ओर दागी गई हैं। उत्तर कोरिया से एक बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण हुआ प्रतीत होता है। ये जापान के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र से बाहर गिर चुकी है। हम आगे की जानकारी जुटा रहे हैं। पॉपुलर रैपर और सिंगर यो-यो हनी सिंह अपने माई स्टोरी वर्ल्ड टूर के भारत चैप्टर के साथ आज फिर से अपने फैंस के सामने आ रहे हैं और मंच सज चुका है। इंतजार हनी सिंह का है। एनडीटीवी गुड टाइम्स के स्टेज पर यो-यो हनी सिंह एक बार फिर धमाकेदार परफॉर्मेंस देंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। आपको सीधे ले चलते हैं वहां जहां ये कार्यक्रम हो रहा है। माई स्टोरी इंडिया चैप्टर। लोग कहते हैं कि योयो जहां खड़ा होता है कहानी वहीं से शुरू होती है। माई स्टोरी इंडिया चैप्टर। लोग कहते हैं कि और मालिका मल्होत्रा ने बात की गुड टाइम्स के चीफ एक्सपीरियंसेस ऑफिसर राहुल शॉ से। क्या तैयारी यहाँ पर नजर आ रही है एंड आई थिंक ये एक ऐसा कॉन्सर्ट दिल्ली में होने जा रहा है जिसके बारे में खूब चर्चा हो रही है। आई थिंक मच अवेटेड मच एंटिसिपेटेड कॉन्सर्ट। 20,000 लोग आज यहाँ पर होने वाले हैं। देखिए ऐसा है 20,000 से ऊपर ही लोग होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। वी आर कम्प्लीटली सोल्ड आउट, सब कुछ बिक चुका है। अभी आपको स्टेडियम खाली दिख रहा है और 1 घंटे बाद देखिएगा क्या होता है यहाँ पे जब लोग यो-यो हनी सिंह को देखने आएंगे। वैसे यो-यो हनी सिंह ने बहुत से कॉन्सर्ट्स किए हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब, लेकिन ये कॉन्सर्ट कई मायनों में अलग होने वाला है। जब हमने हनी सिंह से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि माई स्टोरी इसका नाम इसलिए क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के कई पहलुओं के बारे में यहाँ पर आज अपने फैंस के सामने रखने वाले हैं। क्या नया दिखने वाला है इस कॉन्सर्ट? पहले ही मुझे ये बताना नहीं चाहिए कि यहाँ पे होने वाला क्या है। जैसे उन्होंने कहा था कि जो उनके ज़िंदगी के कई पहलू हैं वो यहाँ पे दिखेंगी आपको, आज काफ़ी हिस्सों में दिखेंगी। उनके एंट्री से लेके एंड तक आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और ये शो कम्प्लीटली डिफरेंट है। हिंदुस्तान ने नहीं देखा इस तरह का शो। इट्स जस्ट नॉट अबाउट एंट्री, बट जो आप देखेंगे एक कहानी पेश किया जाएगा वहाँ पे।